बच्चों, तो हमने जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखा था अभी, उसको हमने सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, बाकी जो है आंसर आप लोग पूरा सॉल्व करके निकाल लेंगे। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है जो जेई नीट का जेई का है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, 3 कंपाउंड दिए हुए हैं, सॉरी, और तीनों का मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम है, 0.1 0.1 0.1 मोलर है। ए बी सी कंपाउंड एज्यूम किया गया है इसे। तो बोलता है कि इनका जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी के बेसिस पे सजाइए। मतलब जो है इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी उसको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले बच्चों हमें मालूम है कि कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करे। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोलाइट जितना ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मतलब वो उतना ज़्यादा आयंस जनरेट करेगा तो वो उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा। अब देखो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टच करता हुआ ये क्वेश्चन है। इसमें फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड है। तो अब देखो 3 एसिड है, तो यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे? तो हमको देखना पड़ेगा कि इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, फिर कौन है और फिर कौन है। तो अब सवाल ये आता है कि सर हम कैसे पहचानेंगे कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो देखो बच्चों, इसके लिए जो है आमतौर पे जो वैल्यू होता है वो pKa वैल्यू होता है। pKa मतलब क्या होता है? पावर ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है, लेकिन यहाँ pKa वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस है वो ऑर्गेनिक को रिलेट करके सवाल पूछा गया है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर बी है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। तो इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा जो है कंडक्टिविटी होगी ए की। ए का मतलब फॉर्मिक एसिड, उसके बाद किसकी होगी? सी की, बेंजोइक एसिड की, उसके बाद किसकी होगी? एसिटिक एसिड की। अब ज़रा सोचो कि सबसे ज़्यादा फॉर्मिक एसिड की कंडक्टिविटी है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं एसिड किसे कहते हैं? जो H+ आयन दे दे। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्मिक एसिड होगा, देन बेंजोइक एसिड होगा, देन एसिटिक एसिड होगा। इसलिए ये सबसे ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा, H+ आयंस प्रोड्यूस करेगा सॉल्यूशन में, और उसके बाद बेंजोइक एसिड का नंबर आएगा और फिर एसिटिक एसिड का। ये तीनों एग्जाम्पल वैसे भी आपको याद रखने हैं, ऑर्गेनिक में इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो जिसका जो एसिड जितना ज़्यादा H+ आयन देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी माना जाएगा। इसलिए ट्रेंड ये हो गया, इसको याद रखना है। ठीक है, बाकी जो है इसका एक उसूल ये है, तरीका ये है कि जिसका pKa वैल्यू जितना कम होगा, pKa वैल्यू, pKa का मतलब अगर आपको याद हो आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा आपने 11th में, तो आपको मैंने पढ़ाया होगा Ka वैल्यू, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। जिस एसिड का Ka वैल्यू जितना ज़्यादा होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और अगर हम उसको pKa के टर्म में देखेंगे तो जिसका pKa जितना कम होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ध्यान रखो क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जिस एसिड का Ka जितना ज़्यादा होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यानी जिस एसिड का Ka ज़्यादा होगा तो उसका क्या होगा? pKa हमेशा क्या होगा? कम होगा। तो जितना ज़्यादा Ka वैल्यू यानी जितना कम pKa वैल्यू उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पर जो है क्योंकि pKa वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, तो इसको याद रखना पड़ेगा कि फॉर्मिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, देन बेंजोइक एसिड है, और देन क्या है बच्चों? एसिटिक एसिड है। इसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक का आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ पर ये C6H5 है, फेनाइल ग्रुप है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है कि -I इफेक्ट है, और यहाँ पर माइनस चार्ज क्या हो रहा है? डीलोकलाइज हो रहा है, यानी जो H+ निकलेगा तो H+ निकलने के बाद ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होगा, और ये -I इफेक्ट माइनस चार्ज को क्या करेगा? डीलोकलाइज कर देगा। और जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा, यानी माइनस चार्ज जितना ज़्यादा डिस्पर्स कर जाएगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो याद रखो, -I इफेक्ट से एसिडिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। तो फॉर्मिक एसिड में देखो कोई सा भी है ना इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और ये इससे ज़्यादा होना चाहिए किसको? बेंजोइक एसिड को। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो माइनस चार्ज होता है वो बेंजीन रिंग पे है ना रोटेट कर रहा होता है। मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, हालांकि ये बात ऑर्गेनिक में मैं पढ़ाऊँगा। फिलहाल मोटी मोटी तौर पे बात समझ लो कि ये फॉर बेंजोइक एसिड है, अगर यहाँ से H+ निकाल दोगे तो इस पर माइनस चार्ज आएगा, और ये माइनस चार्ज क्या होगा? डीलोकलाइज करेगा किस पे? रेजोनेंस के थ्रू इस कार्बन पे, बेंजीन कार्बन पे। और ये माइनस चार्ज जब डीलोकलाइज करेगा यानी माइनस चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा। और याद रखो
कि वो एसिड उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसमें माइनस चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पर्स कर जाए। लेकिन यहाँ पर एक मसला क्या है कि इसमें डिस्पर्स ज़्यादा हो रहा है माइनस चार्ज, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है बच्चों? फॉर्मिक एसिड है। उसकी वजह यह है कि जो माइनस चार्ज जो है डीलोकलाइज होकर कार्बन पे पहुंच जा रहा है, और ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसमें माइनस चार्ज ऑक्सीजन के अलावा अगर कार्बन पे पहुंच गया तो वो रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा तो होगी, लेकिन स्टेबल रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के रहते हुए कार्बन जो है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ये माइनस चार्ज कार्बन पे पहुंच रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन के रहते हुए माइनस चार्ज अगर कार्बन पे पहुंच जाती है अनस्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाता है। तो तरीके से तो मोस्ट एसिडिक होना चाहिए, लेकिन इसमें मसला क्या आ गया है कि इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करेंगे तो उतना स्टेबल नहीं होगा। इसका डिटेल हम किस में करेंगे? कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो फिलहाल याद रखो कि सबसे ज़्यादा एसिडिक फॉर्मिक एसिड होगा, और ये देखो CH3 है। CH3 मतलब एसिडिक एसिड, ये प्लस आई इफेक्ट करता है, और प्लस आई इफेक्ट एसिडिक नेचर को घटाता है, माइनस आई इफेक्ट एसिडिक नेचर को बढ़ाता है। और फॉर्मिक एसिड इसलिए सबसे स्ट्रांग माना जाएगा कि इसका माइनस आई इफेक्ट इसके एसिडिक नेचर को बढ़ाता तो है, लेकिन इसका रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, तो उतना नहीं बढ़ा पाता। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। और याद रखिएगा जो एसिड जितना ज़्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करेगा वो उतना क्या होगा? उतना ज़्यादा कंडक्टिंग नेचर का होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। ये जेई में क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे जैसा याद है 2020 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। अब आइए, अब हम लोग हेडिंग में डाला है फैक्टर गवर्निंग मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर गवर्न करते हैं? इससे पहले आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था फैक्टर गवर्निंग इलेक्ट्रोलाइटिक, थर्ड लेक्चर में शायद पढ़ाया होगा, फैक्टर गवर्निंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। अब यहाँ पर मेरे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ जनरलाइज कर दिया था चीज़ों को। अब यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी का मतलब 1 मोलर सोल्यूशन के द्वारा जो कंडक्टिविटी शो की जाती है उसको कौन कौन से फैक्टर गवर्न करते हैं ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट भी है, इसमें थ्योरेटिकल एरिया है क्वेश्चन पूछने का, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। आपसे पूछेगा कौन कौन से फैक्टर हैं जो मोलर कंडक्टिविटी को गवर्न करते हैं, या फिर एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी को गवर्न करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी में याद करो, पहला क्या था? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा क्या था मेरे बच्चों? आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और तीसरा क्या था? तीसरा था विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, जो मैंने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे फैक्टर गवर्निंग मोलर कंडक्टिविटी। तो फर्क समझ लो, वहां फैक्टर गवर्निंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी था, और ये क्या है मेरे बच्चों? फैक्टर गवर्निंग मोलर कंडक्टिविटी है। अब देखो 3 फैक्टर, जैसे वहां पर था यहां पर भी 3 फैक्टर हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, और तीसरा क्या है? टेम्परेचर। 3 फैक्टर हैं जो मोलर कंडक्टिविटी को गवर्न करते हैं। पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आइए हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट 2 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है बच्चों? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? जो ज़्यादा डिसोसिएट करे, पानी में ज़्यादा टूटे, ज़्यादा आयंस बनाए, और ज़्यादा आयंस बनाएगा तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक, तो इससे पता ये चला कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी बच्चों? ज़्यादा होगी। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी कम होगी। ये बात मैंने लिख दिया है। स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रोलाइट ग्रेटर विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड हेंस ग्रेटर विल बी द मोलर कंडक्टिविटी, वाइस वर्सा। मतलब अगर आपका क्या हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये कॉमन सी बात है, ये बात वहाँ पर भी बताई थी, ये बात वही उसी सिचुएशन में वही बात यहाँ पर भी आ गई है। अब आइए दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। कौन सा बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए मैंने इस पर स्टार लगा दिया। अब देखो बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो हमारे पास 2 तरह का इलेक्ट्रोलाइट था, एक KCl है ना है, और दूसरा क्या है? एसिटिक एसिड है। अब ये भी 1 मोलर है, वो भी 1 मोलर है। ठीक है बच्चों, अब अगर हम किसी सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन का अगर कंडक्टिविटी आप निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? इसमें कंडक्टोमीटर। क्या इस्तेमाल करते हैं? कंडक्टोमीटर। आपको याद होगा मैंने कंडक्टोमीटर का डायग्राम भी बनाया था।
स्टैंड है, इस पे इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ये जो सस्पेंड कर रहा है ये इलेक्ट्रोड है, कंडक्टोमीटर कहलाता है। और इस पे एक रीडर लगा हुआ होता है, रीडर मतलब इस पे रीडिंग आती है। अगर किसी भी सॉल्यूशन का अगर कंडक्टिविटी हमको मेजर करना है, मोलर कंडक्टिविटी, तो हम कंडक्टोमीटर से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल पार्ट है, इसलिए ध्यान से समझो। कंडक्टोमीटर कहते हैं इसको। और ये क्या, रीडर है, रीडर मतलब इस पे रीडिंग आएगी कंडक्टिविटी की। और ये जो है स्विच बोर्ड है, इससे पावर दिया जाता है इसको। अब जिस सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी मेजर करना है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन के अंदर इस कंडक्टोमीटर का इलेक्ट्रोड डिप कर देते हैं। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन है, ध्यान से देखो, 1 मोलर KCl सॉल्यूशन है और दूसरा क्या है, 1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है। अब हम क्या करते हैं कि दोनों सॉल्यूशन का बारी बारी से कंडक्टोमीटर से रीडिंग लेते हैं। ठीक है, ये देखो 1 मोलर KCl सॉल्यूशन इधर के लिए अलग हमने बना दिया है और ये इधर है। अब देखो, अगर हम इन दोनों सॉल्यूशन का बारी बारी से मोलर कंडक्टिविटी का रीडिंग लेंगे, किसके द्वारा, कंडक्टोमीटर के द्वारा, तो हम क्या देखेंगे कि जब हम इसका रीडिंग लेंगे तो इसकी रीडिंग मान लो x आ जाती है, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी की रीडिंग, और इसकी रीडिंग कितनी आ जाती है, y। ये x और y क्या है, कंडक्टिविटी की रीडिंग है, मोलर कंडक्टिविटी की। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर x का वैल्यू और y का वैल्यू, x किसके लिए आया है, KCl सॉल्यूशन के लिए, और y किसके लिए आया है, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर x का वैल्यू y से बड़ा होगा, यानी कि जो KCl सॉल्यूशन है उसकी मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी और एसिटिक एसिड सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू कम होगी। बोलो क्यों, क्योंकि KCl है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है मेरे बच्चों, तो ज़्यादा आयंस बनाएगा पानी में, तो ज़्यादा आयंस बनाएगा तो ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा। और एसिटिक एसिड क्या है बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा तो कम आयंस बनाएगा, तो इसलिए इसकी रीडिंग क्या होगी, कम होगी, इसलिए x का वैल्यू y से क्या होगा, बड़ा होगा। अब आइए हम क्या करेंगे बच्चों कि अगली बार दोनों में 1-1 लीटर पानी हम मिला देते हैं दोनों में। पहले तो 1 मोलर सॉल्यूशन था, यानी कि 1 मोल 1 लीटर पानी में डाल दिया था KCl का, और 1 मोलर एसिटिक एसिड था तो 1 मोल 1 लीटर पानी में डाल दिया था एसिटिक एसिड का। अब हमने क्या किया, दोनों में 1-1 लीटर पानी दोबारा से मिला दिया। ठीक है, हमने जो बीकर लिया वो थोड़ा बड़ा लिया है, एज्यूम करो, ऐसे डायग्राम यहाँ पर छोटा बना दिया है, डायग्राम देख के मत घबरा जाना कि सर 1 लीटर कैसे आएगा इसमें। ठीक, एज्यूम कर रहे हैं। तो अब दोनों में पानी मिला दिया 1-1 लीटर, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, हमने पानी जस्ट डबल कर दिया पहले से। अब जरा ध्यान से देखो, जब हमने पानी डबल कर दिया तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, आधा हो जाएगा, और इसमें भी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, आधा हो गया, यानी डाइल्यूशन कर दिया। तो अब हम फिर इसकी रीडिंग लेंगे, इसकी भी रीडिंग लेंगे और इसकी भी रीडिंग लेंगे। तो अब जब रीडिंग लेंगे तो ये जो रीडिंग x1 आएगी और इसकी रीडिंग y1 आ जाएगी, और x1 जो होगी x से बड़ी होगी, यानी पहले जो 1 मोलर था उस वक्त जो रीडिंग आ रही थी x आ रही थी, अब हमने पानी मिला दिया 1 लीटर और, यानी डाइल्यूशन कर दिया, यानी कॉन्सेंट्रेशन को आधा कर दिया, तो अब रीडिंग x1 आ गई, और ये x1 की वैल्यू x से बड़ी है, यानी कि पहले के कंपैरिजन में कंडक्टिविटी पहले से इंक्रीज कर गई। अब उसकी वजह क्या है, सोचो, ये जो 1 मोलर KCl सॉल्यूशन है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो मान लो अगर 1 मोलर सॉल्यूशन में ये 90% टूटा है, क्योंकि 100% टूटने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो मान लो ये 90% टूटा है, तो 90% आयंस के प्लस के होंगे और 90% आयंस किसके होंगे, Cl माइनस के। तो अब जब क्योंकि हमने पानी बढ़ा दिया है, डाइल्यूशन के बढ़ाने से डिसोसिएशन बढ़ता है, तो देखो नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए। अब मान लो पहले शुरुआत में ये 90% टूटा था, तो अब 1 लीटर पानी मिला दिया तो 91% टूट गया मान लो, तो अब आयंस का नंबर बढ़ गया। तो अब देखो कंडक्टिविटी की रीडिंग, मोलर कंडक्टिविटी की रीडिंग जो नई आई है वो क्या आ गई मेरे बच्चों, x1। तो इसका मतलब x1 क्या होगी, डेफिनेटली x से बड़ी होगी, क्योंकि आयंस का नंबर बढ़ गया है। ठीक, उसी तरह से इस केस में रीडिंग जो आएगी y1 आएगी, और डेफिनेटली x1 क्या होगी, y1 से बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि ये एसिटिक एसिड, मान लो अगर पानी में ये इनिशियली 1 मोलर में मान लो ये 70% टूटा मान लो, तो अब पानी मिलाया तो ये 71% हो गया, इसका तो आयंस इसमें भी बड़े हैं, तो इसमें y1 हो गया, और डेफिनेटली x1 y1 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये क्या है मेरे बच्चों, स्ट्रॉन्ग। अब ध्यान से देखो, अगली बार फिर हमने 1 लीटर पानी मिला दिया, ध्यान से देखना, बात को समझना, फिर 1-1 लीटर दोनों में पानी मिला दिया, इसका मतलब अब हमने और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिया, घटा दिया है। तो अब देखो रीडिंग अगली बार फिर हम कंडक्टोमीटर से रीडिंग लेंगे, तो इसकी रीडिंग x2 आ जाएगी, इसकी रीडिंग क्या आ जाएगी मेरे बच्चों, y2 आ जाएगी, और डेफिनेटली x2 किससे बड़ी होगी, y2 से।
अब यहां पर क्यों बढ़ रहा है मोलर कंडक्टिविटी की रीडिंग? तो देखो ध्यान से, पहले शुरुआत में कितना परसेंट टूटा था? 90%, ठीक टूटा हुआ था। फिर हमने 1 लीटर पानी मिलाया तो 91% हो गया, तो आयंस बढ़ा तो कंडक्टिविटी की रीडिंग बढ़ गई। फिर पानी मिलाया तो फिर और आयंस बढ़ गए, यानी 92% टूट गया मान लो, तो अब फिर आयंस बढ़े तो फिर मोलर कंडक्टिविटी की रीडिंग बढ़ गई। उसी तरह यहां पर भी फिर पानी मिला रहे हैं तो फिर आयंस बढ़ रहा, 70 से 71%, फिर 72% हो गया। तो इससे पता क्या चला कि हर बार हम पानी मिलाते जाए, देखो ध्यान से, फिर तीसरी बार पानी मिला रहे हैं, फिर क्या हो रहा है, 92% से 93% टूटा, फिर पानी मिलाया 94% टूटा, तो आयंस बढ़ता चला गया। देखो कंडक्टिविटी की रीडिंग हर बार क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, हर बार क्या हो रही है मेरे बच्चों, बढ़ती जा रही है। इसका मतलब जैसे जैसे पानी मिलाएंगे, अब बात को समझना तरीके से, जैसे जैसे पानी मिलाएंगे यानी सॉल्वेंट मिलाएंगे, यानी डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, यानी कॉन्सेंट्रेशन घटाएंगे, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों के केस में मोलर कंडक्टिविटी की रीडिंग क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक, तो इससे पता क्या चला कि चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, जैसे जैसे पानी मिलाते जाएंगे, डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे, आयंस का नंबर्स बढ़ता जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी की रीडिंग बढ़ती चली जाएगी, और बढ़ते 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 क्या हो जाएगी, एक समय ऐसा आएगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अब पानी मिलाने से मोलर कंडक्टिविटी की रीडिंग अब बढ़ना बंद हो गई। अब बोलोगे सर क्यों बंद हो गई? तो सोचो तो सही, किडनी तो लगाओ, पहले 90% टूटा था, फिर 91% टूटा, फिर 92 हो गया, फिर 93 हो गया, तो आयंस बढ़ता जा रहा है, आयंस बढ़ता जा रहा है, 93%, 94%, 95%, 96%, आयंस बढ़ता जा रहा है, 97% आयन बढ़ता जा रहा है, 99% आयन बढ़ता जा रहा है, 100% आयन बढ़ता चला गया, अब मैक्सिमम हो गया। अब पानी डालेंगे तो क्या असर होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 100% तो वो टूट चुका है। तो अब जितना आयंस प्रोड्यूस होना था, मैक्सिमम आयन तो प्रोड्यूस हो चुका है। अब इससे ज्यादा क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी की रीडिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नहीं बढ़ सकती है। ठीक, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा मेरे बच्चों, कि पानी मिलाते जाएंगे, ये टूटता जाएगा कि इतना टूटेगा कि ये 100% कभी भी नहीं टूट पाएगा, क्योंकि हम कितना पानी मिलाएंगे, पानी मिलाने का तो लिमिटेशन है। तो इससे पता ये चला कि चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, मेरे बच्चों मोलर कंडक्टिविटी की रीडिंग दोनों केस में बढ़ती है, कंसंट्रेशन के घटाने से यानी डाइल्यूशन के बढ़ाने से, और उसकी वजह क्या होती है, आयंस बढ़ता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी की रीडिंग सर्टेन डाइल्यूशन के बाद बढ़नी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो 100% टूट चुका होगा, 100% आयन बन चुका, फर्दर कोई क्या होगा, कंडक्टिविटी की रीडिंग, मोलर कंडक्टिविटी की रीडिंग नहीं बढ़ेगी। ठीक, अब जिस डाइल्यूशन पे यानी मैक्सिमम डाइल्यूशन कर दिया, अब फर्दर पानी मिलाने से क्या हो रहा है, मोलर कंडक्टिविटी की रीडिंग अगर बढ़नी बंद हो जाए, तो जिस डाइल्यूशन पे मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी, उसी को हम लोग कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसी बात को ग्राफ से दिखाया गया, ये लैम्डा एम वर्सेस रूट सी के बीच ग्राफ है, यानी मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ है। ये रूट अंडर सी है, यानी कंसंट्रेशन इधर को क्या हो रहा, घट रहा। तो देखो कंसंट्रेशन घट रहा, तो देखो मोलर कंडक्टिविटी की रीडिंग क्या हो रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, और यहां पर जाके क्या हो गई, रुक गई। इसका मतलब अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसके अलावा मोलर कंडक्टिविटी अब फर्दर पानी के मिलाने से बढ़ नहीं रही। क्यों नहीं बढ़ रही होगी, सोचो, क्योंकि ये 100% टूट चुका है। अब आयंस जितना बनना था वो बन चुका, अब तो आयंस नहीं बनेगा मेरे बच्चों। तो फिर क्या होगा कि उस वक्त हम इस ग्राफ को अगर एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, एक्स्ट्रापोलेट करने का मतलब इसको खींच करके इस पॉइंट पे मिलाएंगे, इंटरसेप्ट करेंगे, तो जहां पर ये मिलेगा वो क्या कहलाएगा, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे बच्चों, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहलाएगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब यहां इन्फिनिटी से मुराद ये है कि अब इस पे डाइल्यूशन का असर होना बंद हो गया हो, यानी मैक्सिमम जिसका हम कंडक्टिविटी बढ़ा सकते थे वो उस डाइल्यूशन तक पहुंचा दिया है। अब उससे ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी की रीडिंग नहीं बढ़ेगी। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा तो 100% आयन प्रोड्यूस हो चुके होंगे, अब फर्दर आयंस प्रोड्यूस होना क्या होंगे मेरे बच्चों, बंद हो जाएंगे। तो उस वक्त इसको हम क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब याद रखो बच्चों,
लेमडा एम इन्फिनिटी जो है इसको हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। मोलर कंडक्टिविटी एट क्या इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब ये याद रखना कि इसको लेमडा एम नॉट से भी दिखा देते हैं कई बार और लेमडा नॉट से भी दिखाते हैं। ये तीनों एक ही चीज़ है। तो बुक में अगर आपको दिखा हो लेमडा एम इन्फिनिटी या लेमडा एम नॉट लिखा हो या लेमडा नॉट लिखा हो, ये लेमडा है, LAMBDA लेमडा है। कैप भी कहते हैं इसको। तो ये क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा। और याद रखो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मेरे बच्चों मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम ग्राफ से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जब हम मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन के बीच ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ एक्स्ट्रापोलेट होगा और जिस पॉइंट पे एक्स्ट्रापोलेट होगा, इंटरसेप्ट करेगा, वो क्या कहलाएगा मेरे बच्चों? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहलाएगा। ठीक, अब ये याद रखना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफ से हम निकाल सकते हैं, ग्राफ को एक्सट्रापोलेट कर देंगे। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखो, अब ये एसिटिक एसिड का ग्राफ है, देखो सेम है, लेमडा एम वर्सेस रूट सी के बीच ग्राफ है। लेकिन यहाँ देखो ग्राफ क्या हो रहा है? लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और ये बढ़ता जाएगा। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं? डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कॉन्सेंट्रेशन घटाते जा रहे हैं, तो कंडक्टिविटी की रीडिंग बढ़ती जा रही है। देखो ग्राफ कहीं पर भी एक्स्ट्रापोलेट नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा एक्स्ट्रापोलेट? सोचो जरा, क्योंकि ये कभी भी 100% तो नहीं टूट सकता। अब बोलोगे सब क्यों नहीं टूट सकता? तो टूट तो सकता है, लेकिन हम इस बीकर में तो इतना पानी नहीं ना मिला सकते हैं। पता चला कि पानी ओवरफ्लो कर गया, सॉल्यूशन बाहर आ गया। तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ग्राफ से नहीं निकाल सकते, क्योंकि ग्राफ कभी भी एक्स्ट्रापोलेट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। अब इसी बात को हम थ्योरेटिकली पॉइंट्स वाइज इसको नोट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, पॉइंट्स वाइज इसको नोट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब पता ये चला कि इन केस ऑफ, जितनी बात भी मैंने बताई उसको हमने थ्योरी में लिख दी है। हमें क्या पता चला कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन क्या होगा? इंक्रीज in case of strong electro as well as weak electrolyte, molar conductivity of solution increase due to increase in case of strong electrolyte as well as weak electrolyte molar conductivity. तो in case of a strong electrolyte as well as weak electrolyte, molar conductivity of solution will increase with the increase in dilution. यानी कि strong electrolyte हो या weak electrolyte हो, दोनों के केस में डाइल्यूशन के बढ़ाने से यानी कॉन्सेंट्रेशन के घटाने से क्या होगा बच्चों? मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी ड्यू टू इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा बनेंगे। यही बात लिखी मैंने, दैट इज नंबर ऑफ आयंस विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब आइए अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को के केस में अब हम देखते हैं। ठीक, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू बिकम क्या हो जाएगी? कांस्टेंट ड्यू टू 100% डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जब इसका मैक्सिमम जो है वॉल्यूम अगर हम कर दें, मैक्सिमम डाइल्यूशन कर दें, तो ये 100% डिसोसिएट कर जाएगा। तो सच डाइल्यूशन, ऐसे डाइल्यूशन को जिसमें ये 100% टूट जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और मोलर कंडक्टिविटी क्या कहलाएगी? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहलाएगी। इसको हम लोग लेमडा एम इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेमडा एम इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और लेमडा एम लिखते हैं तो क्या होता है बच्चों? मोलर कंडक्टिविटी of the solution या molar conductivity at a given concentration of the solution. ठीक, अब आइए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन बी इवेल्युएट बाय ग्राफिकल मेथड। अभी मैंने आपको दिखाया था ग्राफ से कि ग्राफ में हमने क्या देखा था कि जब हम लेमडा एम वर्सेस रूट सी के बीच ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे तो मोलर कंडक्टिविटी की रीडिंग बढ़ते बढ़ते क्या हो गई थी? कांस्टेंट हो गई थी। और फिर मैंने क्या किया था बच्चों? ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट किया। तो यही बात मैंने लिख दी है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन can be evaluated by graphical method by extrapolating the graph for a strong electrolyte. Strong electrolyte के केस में मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम लोग ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करके निकाल सकते हैं। अब एक साइंटिस्ट था डिवाई एंड हकल्स, ये दो साइंटिस्ट थे, एक डिवाई नाम था, एक हकल्स था। ठीक है, सॉरी, डिवाई हकल्स ऑन सागर, ये दो साइंटिस्ट थे, डिवाई हकल्स एंड ऑन सागर। इन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया था कॉन्सेंट्रेशन और किसके बीच? कॉन्सेंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी के बीच। तो ये रिलेशन है लेमडा एम इक्वल टू लेमडा एम इन्फिनिटी माइनस AC का पावर हाफ। ठीक,
अब यहाँ पर लैम्डा m क्या मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन है एट ए गिवन कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा। और लैम्डा m इन्फिनिटी क्या है बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन है। अब जरा सोचो C क्या है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है, और A क्या है, ऑन सागर कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो C अगर अप्रोचेस टू जीरो होगा, C अप्रोचेस टू जीरो होने का मतलब क्या कि इनफाइनाइट डिल्यूशन हो गया, क्योंकि अप्रोचेस जीरो होने का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट डिल्यूशन, यानी मैक्सिमम पानी से मिला दिया गया। तो लैम्डा m किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा m इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। तो दैट इज इफ कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो दैट इज इनफाइनाइट डिल्यूशन, देन मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। ठीक है बच्चों, अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन कैन बी इवेल्युएट बाय ग्राफिकल मेथड। अभी हमने ग्राफ देखा था वीक इलेक्ट्रोलाइट का, एसिटिक एसिड का, उस ग्राफ को हम लोग एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ग्राफ से नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको याद होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ग्राफ क्या होता था कि बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो जाता था, फिर एक्सट्रापोलेट कर देते थे उसको। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में ग्राफ कहीं पे जाके रुकता नहीं है, इसलिए उसका एक्सट्रापोलेशन नामुमकिन होता है। तो ऐसे केस में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग ग्राफिकल मेथड से नहीं निकाल सकते। तो फिर मेरे बच्चों हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे निकालेंगे बच्चों, तो देख लीजिए मैंने लिख दिया है कि इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन कैन बी कैलकुलेट बाय अप्लाइंग खोलोराश लॉ। कौन सा लॉ, खोलोराश। नाम सुन के अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इसका नाम ही ऐसा, इसकी मम्मी ने इसका नाम ये रखा हुआ, खोलोराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो ये बात है ना हम लोग को वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डिल्यूशन खोलोराश लॉ के बिहाफ पर पता चल सकता है, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में खोलोराश लॉ को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जितनी भी बातें बताई हैं बच्चों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, उसको ध्यान रखिएगा। और ये जो एरिया है वो थ्योरेटिकल एरिया है, ठीक है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कौन कौन से फैक्टर हैं जो मोलर कंडक्टिविटी को गवर्न करते हैं। तो पहला बता दिया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वो तो हमको मालूम है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी मोलर कंडक्टिविटी, और वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी बच्चों, कम होगी। और कॉन्सेंट्रेशन में क्या देखा हमने कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों के केस में मोलर कंडक्टिविटी की रीडिंग कॉन्सेंट्रेशन के घटाने से यानी डाइल्यूशन के बढ़ाने से बढ़ती है, ठीक। और वो ग्राफ आपको एक एक नंबर में आता है, बोलेगा कि लैम्डा m वर्सेस रूट c के बीच ग्राफ ड्रॉ कीजिए एक नंबर में। वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए पूछ सकता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पूछ सकता है। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कैसे मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डिल्यूशन पे हम कैसे निकालते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा बाय एक्सट्रापोलेटिंग द ग्राफ। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी खोलोराश लॉ लगा करके लगा सकते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बच्चों। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, नोट्स कर लीजिएगा आप लोग।